अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अपोजिशन के जो रहनुमा होते हैं उनको जेल में डाले रखना ये एक पिछले 30-40 सालों की रवायत रही और बहुत ही शर्मनाक किस्म की रवायत है। जरदारी साहब की ज़ुबान काटी गई थी जेल के अंदर ही। नवाज़ शरीफ साहब हार्ट पेशेंट थे और उनको पनामा का केस आया था, इकामा की बुनियाद के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया, फिर साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाल दिया गया। अब इमरान खान की बारी आई है तो इमरान खान के साथ भी जो कुछ किया जा रहा है वो इंतहाई नाखुशगवार तरीक़ाकार है कि उसको उसकी फैमिली मेम्बर के साथ ही ना मिलने दिया जाए। और सिर्फ ये चंद दिन की बात नहीं है, कई महीनों के ऊपर मुहित है। तो हर एक बाद वाला जो स्टेप है पहले वाले से कई गुना ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो टॉप एलीट है वो इस बात के ऊपर गौर करने पे और राह अमल दुरुस्त करने पे आमादा ही नहीं है। आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, बात करेंगे तो वो कहेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इस चीज़ की इस्लाह कर ली थी। तो भाई उन लोगों ने इस्लाह की थी तो आप PTI वालों के साथ मिलकर भी इस्लाह कर लें, क्या हर्ज है? नहीं, वो वाली चीज़ अब करनी नहीं है क्योंकि अभी तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। और ये इजाज़त मिलते मिलते वो वक्त गुजर जाएगा और दोबारा एक स्टेज आएगी कि जब नून लीग वाले जो है उसी रगड़े से दोबारा गुजर रहे होंगे या पीपल्स पार्टी वाले उस रगड़े से गुजर रहे होंगे और आज जो जेलों में हैं वो बाहर होंगे और इक़्तिदार के मज़े ले रहे होंगे। ये तरीक़ाकार जब तक हम बदलेंगे नहीं, पाकिस्तान को ये सोचें कि किसी बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही मुश्किल बात है। कुछ 200 के करीब पर्चे बने हुए हैं इस वक्त इमरान खान के ऊपर। और माजी की जो अपोजिशन थी जब इमरान खान हुकूमत में थे, यही कुछ वो अपोजिशन के साथ करते थे। एक एक को कहते थे मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, इनका AC उतरवा दूंगा, पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। तो ये हरकतें कभी अच्छी ना माजी में थी ना अब अच्छी हैं। इलेक्शन की रात के ऊपर हनीफ अब्बासी साहब, ये जो पिंडी से इलेक्शन लड़ते हैं, इनके ऊपर वो एफिड्रीन का केस बनाकर इनको पकड़ के डाल दिया गया था। राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल के उनको उठा लिया गया था ताकि वो उसको सजाए मौत ही हो जाए, बंदा ज़िंदा ही न रहे। तो अगर ये तरीक़ाकार है, यही रवश है जो पहले भी थी और अब भी जारी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में से कोई एक बंदा भी सीखने पे तैयार है। वो भी नहीं सीख रहे जिनके ऊपर माजी में ये बीती। नवाज़ शरीफ साहब की 3 दफ़ा हुकूमत गिराई गई, वो मतलब किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं थी गिरी, इस्टेब्लिशमेंट ने धक्का मार के उनकी हुकूमत गिराई थी। और फिर जिस तरीके से वो जेलों में उन्होंने धक्के खाए, तो कम से कम वो सबसे पहला शख्स होने चाहिए थे जिनकी इस्लाह होती, वो अंदर से उनकी आवाज़ आती कि नहीं कुछ ऐसा करना है जिससे आइंदा के लिए सियासी रवायात दुरुस्त हो जाए। उनके अंदर भी नहीं आई ये चीज़। वो लंदन से आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो एयरपोर्ट के ऊपर मोहरें लगा के ज़मानत कराओ फिर मैं अंदर आऊँगा, वैसे नहीं आऊँगा। एक दिन पहले इश्तहार छाप दिया वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, अगले दिन शहबाज शरीफ बन गए और नवाज़ शरीफ की छुट्टी हो गई। तो ऐसे ही चलेगा, फिर पाकिस्तान आगे कोई बेहतरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज 2 स्टेटमेंट्स हैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, दिखाइएगा पहले कि वो जेल इस्लाहात के हवाले से उन्होंने जो जिक्र किया, क्या कह रहे हैं। It is very easy for the judiciary to point fingers at the executive or for the executive to point fingers at the judiciary. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. That pulse is found in our prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. I have come to understand that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom or in judgments. We decided that we should have a 3-member committee for each province, 2 parliamentarians, 1 from the opposition, 1 from the treasury, both having served time in prison, and 1 promising young lawyer to assist them as coordinators in their visits to jails and in recommending in drafting their recommendation. Not to assign blame, but to accept shared responsibility. चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से एक सवाल है मेरा, और मुझे काफ़ी दिल था कि आज वो ये ख़ुद सवाल उठा लेते। ये दरमियान में बैठे थे जब मेहमानों के साथ, तो इनकी एक तरफ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बैठी हुई थी और एक तरफ चीफ़ मिनिस्टर KP बैठे हुए थे। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उनसे ये सवाल पूछते कि पंजाब में कोई 1000 से ज़ायद लोगों की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा, आप वो बताइए किस कानून के तहत हुई हैं। CRPC रिफॉर्म्स तो आपने करनी है, लेकिन ये किस कानून के तहत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है। तो बहुत अच्छा लगता मुझे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से वो साथ सुहेल अफरीदी साहब बैठे थे, उनमें भी हिम्मत नहीं पड़ी, वो भी तज़किरा करते और चीफ जस्टिस साहब भी पूछते कि ये जो 6-7 महीने से इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई हैं, ये किस कानून के तहत हुई हैं। तो वो भी बहुत अच्छा लगता। नहीं तो पंजाब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ये 90 की दहाई में कुछ हुकूमतें सिर्फ इस बिना पे, इस इतराज़ पे गिराई गई थी कि पंजाब में कुछ पुलिस मुकाबलों में लोग मारे गए थे, तो सबसे पहला चार्ज उसके ऊपर यही था कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी हुई हैं। तो अब तो 1000 से ज़ायद बंदा मारा गया। दूसरा एक स्टेटमेंट है मरियम बीबी का, वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ, दिखाइएगा।
I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside but from behind them. I have lived them, and that experience changed me forever. I understand the responsibility of state towards those in custody. Every reform, as I said, carries a memory. I witnessed or experienced myself. My youngest daughter, and I remember every time she used to walk into the meeting room, she used to leave crying. And as a mother, it was a very difficult time. My father and I were in the same prison both times. या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस पे गुजरती है वही जानता है, जिस तन लागे सो तन जाने। अगर मरियम बीबी उस तजर्बे से सीख चुकी हैं जो इनके साथ मेरे ख्याल में अनफेयर ट्रीटमेंट था, ज़्यादती हुई थी, नवाज शरीफ साहब की भी जिस तरह की हालत थी और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उनको पकड़ के डाला गया था और बिला जवाज़ डाला गया था, या तो केस इस्टेब्लिश कर लेते, पूछ लेते कि वो अपार्टमेंट्स आपने कैसे लिए हैं बताइए, ये इल गॉटन वेल्थ थी, अपार्टमेंट्स अभी भी नवाज शरीफ के पास है, वो तो पकड़ लेते अगर वो केस इस्टेब्लिश कर सकते, वो नहीं इस्टेब्लिश कर सके तो इकामा अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर एक जली केस बना के तो उसको अंदर डाल दिया। तो लेकिन अगर मरियम बीबी ने उस तकलीफ दे तजर्बे से कुछ सीखा है तो आज इन्हें मौजूदा जो PTI की लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन के साथ या इधर इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ, उससे गुरेज करना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उस तजर्बे से कुछ सीखा है। वो कह रही हैं कि मैंने उस कैद को अंदर से देखा है, लेकिन अंदर से देख के कुछ सीखना चाहिए, इंसान के अंदर कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली आनी चाहिए। आज जो प्रोग्राम में दोनों हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। वीडियोज़ में हमारे साथ हैं सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, और राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के लिए हमारे साथ। राना साहब आपको भी खुश आमदीद, भप्पी साहब आपको भी खुश आमदीद। राना साहब, अगर मैं आप ही के केस से स्टार्ट कर लूँ, मैं बहुत दफ़ा इसका तज़किरा करता हूँ, तो कभी कोई ज़िंदगी में ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये जो विक्टिमाइज़ करने के केसेस हैं ना, किसी को हम कातिल बना देते हैं, डाकू बना देते हैं, किसी को टेररिज्म के पर्चे में डाल देते हैं, आप पे 15 किलो हेरोइन डाल दी गई, हनीफ बासी पे एफिडेविट डाल दी, कभी तो हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, इस्लाह अपनी कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़े बगैर जो है वो ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो है वो पहले बैठना पड़ता है और बैठ के चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, रास्ते का तयन करना पड़ता है और फिर जो है वो आगे बढ़ने का अमल जो है वो शुरू होता है। मैं इस बात को उस वक्त से भी और अब भी पिछले 2-2.5 साल से भी मैं तो मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जब तक सियासतदान बैठेंगे नहीं और बैठ के वो तमाम इश्यूज़, मिसाल के तौर पे अगर कोई इलेक्शन जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा, कोई हमारे मुखालफिन को अच्छा नहीं लगा, वो कहते हैं कि जी अब बड़ी धांधली हुई है, हम कहते हैं उस वक्त बड़ी धांधली हुई थी। तो मामला ये है कि ये इलेक्शन रूल्स को, इस अमल को किसने बेहतर करना है? पार्लियामेंट ने करना है, पॉलिटिशियंस ने करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना है। तो सियासतदान जो है वो जब तक बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे, उस वक्त तक उठ के चलने, आगे बढ़ने का अमल जो है वो सिर्फ सोचा जा सकता है, या आप जैसे दाना लोग जो हैं वो जिस तरह से आपने इंट्रो में सारी ही बातें की हैं, तो इस तरह से जो है वो हमें एहसास दिला सकते हैं। लेकिन ये अमल शुरू उस वक्त ही होगा जब सियासतदान जो हैं वो आपस में इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ के बात करेंगे। अगर मैं ये कहता रहूँ कि मैं अपने राना साहब, लेकिन आजकल तो ये खबर चलती है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस मामले में एक नरम गोशा रखते हैं कि बातचीत से कोई मसला हल होना चाहिए, और PTI वाले भी राना साहब से बात करने पे काफ़ी आमादा नज़र आते हैं। तो कोई ऐसा कोई मौका आया कि रिसेंट डेज़ के अंदर, पिछले चंद रोज़ में राना सनाउल्लाह साहब की कोई PTI की सीनियर लोगों में से किसी से कोई इंटरेक्शन हुआ, चाहे इनफॉर्मली हुआ हो, लेकिन रास्ता खोलने के लिए कोई बात की हो राना साहब ने? देखें, इस हिस्से में मेरी बात तो बाद में आती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये चंद दिन कबल जब ये बजट इजलास हो रहा था तो चौथी मरतबा अपोजिशन को उनके बेंचेस पे जाके
उनके साथ मुसाफा किया, उनका हाल अहवाल किया, बल्कि एक इशू के ऊपर उन्होंने उस दिन बात भी की। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर ख़जाना की मेरी और अमीर मकाम की ज़िम्मेदारी लगाई कि आप जो है वो के साथ बैठें और इसको पॉजिटिवली जो है वो हल करें। तो उन्होंने ये चौथी मरतबा अपोजिशन से कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। तो राना साहब आपकी कोई मीटिंग्स हुई हैं पीटीआई वालों से? जी, उसके बाद मेरी दो दोस्तों से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा कि आपको वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो ऑफ़र की है, इससे पहले भी किया था, तो आप फरमाएं कब का टाइम रखें, आपको अपना वफ़द तश्कील दें, तो फिर आपके लिए जो है वो मैं हाज़िर हूँ। मैं वज़ीर आज़म से बात करके तो आपकी जो है वो मुलाकात अरेंज करवाते हैं। तो वही बात कि अच्छा ठीक है बताएंगे, लेकिन कोई उन्होंने बात अभी तक इस बात का उन्होंने बाकायदा इजहार नहीं किया कि जी हम तैयार हैं। तो राना साहब किन दो दोस्तों से मुलाकात हुई थी आपकी? हम बैठ के बात करें। बहरहाल मैं सिंगल आउट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो इसलिए उनकी बात जो है वो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरी लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी बात हुई है, महमूद खान अचकज़ई साहब से भी। एक महमूद खान अचकज़ई साहब से हुई है और एक पीटीआई के सीनियर शख्सियत से हुई है। जी सीनियर आदमी। बिल्कुल सही। ये मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर राना सनाउल्लाह साहब अचकज़ई साहब से और पीटीआई के एक सीनियर शख्सियत से जिसका वो नाम नहीं ले रहे उनसे मुलाकात की है, तो बप्पी साहब दूसरा हाथ अब आपकी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ते तो फिर आपको सियासत नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसी सेन वॉइस है जिसको ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी इज़्ज़त की निगाह से देखती है। जो कुछ तारीख़ में या हिस्ट्री में हो चुका है उसके हवाले से हर बंदा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और यकीनन वो चीज़ ऐसी है जो एक सबक है जो सबके लिए है कि जी आप व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन मज़ा तब है ना जब उसे कोई सबक भी सीखे। एक शख्स की शायद आवाज़ इतनी ऊंची जा नहीं सकती। आप व्हेन यू प्ले विद द गैलरीज ना, अब शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफ़र है वो उन्होंने नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म पे भी की है। एट द सेम टाइम उसी टाइम के ऊपर 3 मंगल गुजर चुके जिस दिन ऑफर, उन 3 मंगल में एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब किसी सुप्रिटेंडेंट जेल को या मरीम नवाज शरीफ साहब को कह देते कि सुप्रिटेंडेंट जेल 17 ग्रेड का ऑफिसर है, अदालत का ऑर्डर हमारे पास पड़ा है, तो इमरान खान से बहनों की मुलाकात करा ही दो। एक कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर्स हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने रोकी है मुलाकात, जिसने भी रोकी है। देखिए अगर वो मुलाकात की, अगर वो फिर इतने पावरलेस है, फिर व्हाट इज़ द राइट दैन? सो फिर तो वो शो करा रहे हैं कि अगर मैं सीएम पंजाब को ये नहीं कह सकता कि बहनों की जो जायज़ मुलाकात है वो करा ले, तो उसके बाद मेरे पास फिर राइट क्या? सो हम जब आपस में बैठेंगे क्या डिस्कस होगा? सर वैसे एक हम तो इमरान खान माजरत के साथ सर, जितनी पावर शहबाज शरीफ इंजॉय करते हैं इमरान खान भी उतनी पावर इंजॉय करते थे। अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था तो फिर नवाज शरीफ को वो जहाज पे बिठा के भेजते हुए वो नवाज शरीफ रोक लेता, ना बिठाने देता। तो फिर जिस अथॉरिटी के तहत उतनी पावर थी उसकी भी उतनी पावर है, जिस अथॉरिटी के तहत वो फिर हमसे मिलना चाहते हैं उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अगर इतने वो पावरलेस हैं कि एक जायज़ चीज़ में देखिए एक माहौल बनाया जाए, 2 फरीक आपस में बैठेंगे तो एक माहौल क्रिएट होगा ना। वो माहौल ये है कि हमें एक हॉस्टाइल अप्रोच नज़र आ रही है हर मंगल के एक हॉस्टाइल, और 6.5 महीने कहना आसान है। लिटरली इस एसी के कमरे में बैठ के डिस्कशन करता मैं अपने आप में शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि जिस शख्स की वजह से बैठा हूँ वो 6.5 महीने से और 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठा होगा उस आग तंदूर वाले कमरे में, और मैं यहाँ बैठ के जाके शहबाज शरीफ साहब को सर आपसे पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करते हैं, हाँ इमरान खान वाला टॉपिक बाद में डिस्कस कर लेंगे। लीव अस, आप एक मुलाकात कराएं। ये राना साहब से मैं कहता हूं आप एक मुलाकात कराएं, एक माहौल क्रिएट होगा, आप ऑफर करें, हम बात करें। इस टाइम तो जो उनसे बात करने जाएगा यार पहले तो ठीक है। तो आपकी जमात की जो लीडरशिप है ना, बशमूल अलीमा खान की सियासत इंतहाई शिकस्त खोरदा उसकी अप्रोच है। आप समेत मैं सबको कह रहा हूँ, अगर आप इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं तो आपको क्या खत लिख के बुलाएंगे कि बप्पी साहब तशरीफ लाइए, इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं। जो विंडो खुल रही है उसको इस्तेमाल करें, अगला स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पता नहीं किस तरह की सियासत कर रहे हैं। यकीन करें हम हर रास्ता अपना चुके, आपको यकीनन आप इस एंगल से देख रहे हैं। मैं हर मंगल को अडियाला में वहाँ बैठ के एक ऐसी अपने वो सूरत देखता हूँ, तस्वीरें देखता हूँ जो कि इतनी बेचारी होपलेस हो चुकी होती, इतना कमज़ोर, और लिटरली वो वहाँ बैठ के बैन नहीं कर सकती एक भाई की याद में, लिटरली और कुछ नहीं। और वो खामोशी जो है वो एक तमाचा होता है इस पूरे निज़ाम के ऊपर कि आखिर ऐसा। देखिए आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी कहानी सुनाई, बड़ा
थॉटफुल था और तकलीफ देता मेरे लिए भी। सियासी अपोनेंट होना बड़ी बात है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी का जिक्र किया कि माँ को देख के बेटी रोती, आई फेल्ट इट। आई विश कि वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पे चीफ जस्टिस बैठा था, कोई ये भी कहता कि इस वक्त 6.5 महीने से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा कैदी बैठा है, उसके साथ तकलीफ हुई। चीफ जस्टिस कह सकते थे कि जाओ ये बात करनी चाहिए थी, कहते सुहेल जाओ, अभी मैं रिफॉर्म्स देके आ रहा हूं, बड़े जदीद रिफॉर्म्स है, तुम जाके आज इमरान खान को देख के आए। सब ने अंग्रेजी में ऐसी ऐसी गपशप छेड़ी जिसको देख के मैं समझ रहा था कोई बड़ी तब्दीली, यानी कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी थी आज का प्लेटफॉर्म। और उस पर हर बंदा कह रहा जी उसको भेज देते, उसको भेज देते। काश ये क्या ही देते कि यार सुपरिटेंडेंट जेल्स हजूर अडी आला साहब, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जरा मिला के तो देखो, नथिंग एट ऑल। राना साहब, ये बप्पी साहब और गौहर साहब, कैसर साहब, कोई और भी 10 बंदे पीटीआई के टॉप टीयर से ले लें, कभी कैमरे के ऊपर इस शर्त के बगैर कि इमरान खान से मुलाकात करवाते, उसके बगैर बात आगे बढ़ाने पे आमादा नहीं होंगे। शायद बिहाइंड द सीन ये एग्री हो जाए, लेकिन ये डरेंगे किसी यूट्यूबर से, डरेंगे अलीमा खान की डांट से, डरेंगे किसी और चीज़ से। तो कोई रास्ता आगे बढ़ाने के लिए कोई शायद बिहाइंड द सीन ही आपको ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें एग्री करनी पड़ेंगी, ऑन कैमरा शायद एग्री ना हो सके। देखें मलिक साहब, जो जब ओन साहब बात कर रहे थे तो उसके दरमियान में जो आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि उसी में सब कुछ है। यहाँ पे बैठ के ओन अब्बास बप्पी साहब यही कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि उन्हें यही कहना चाहिए, यही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब एक कमरे में बैठ के वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे तो वहाँ पे बात जो है वो मुख्तलिफ होगी। वहाँ पे जो बात हम जो है वो मीडिया पे हमारा मौक़िफ़ है या इनका मौक़िफ़ है, उससे हट के भी बात हो सकती है। वहाँ पे ये बात जो ये मीडिया पे बैठ के अपने मुतालबे की सूरत कर रहे हैं, तो मैं इनको इतना ही कह सकता हूँ, और इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है कि यार आप बैठो तो सही, बात तो करो ना। एक आदमी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आप भी उसी हाउस के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उसने 4 दफ़ा वो आपके पास चल के आया कि भाई बैठो बात करो। चलो यही समझ लो कि भाई सुनते हैं क्या बात उन्होंने करनी है। तो वहाँ पे मैं तो राना साहब, जो आपकी डिस्कशन हुई अचकज़ई साहब से और पीटीआई के एक सीनियर शख्सियत से, उसमें कोई अमली इक़दाम तजवीज़ किए गए? उसमें कोई अमली इक़दाम हैं कि ये रोड मैप बनाते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं? देखें, जो भी रोड मैप बनना है या जो भी बात होनी है, मैंने तो उनसे कहा कि आप बात शुरू यहीं से कर लें। आप उनसे कहें कि जी अपना जो है हमें पहले हमारे साथ ये मुलाकात का मसला तय करें, तो उसके बाद फिर मुल्क की बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए और मसाइल के हल के लिए जो है वो बात करेंगे। आप यहीं से शुरू कर लें। लेकिन अब इस बात का भी फिर हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि इजाज़त के बग़ैर हम आपको मिल भी नहीं सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर जो है वो बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा। तो अब इसका तो फिर इलाज हमारे पास कोई नहीं है, वो तो फिर इनका विद इन पार्टी मसला है, वो उसको फिर जिस तरह से भी ये तय करें। आपका नेक्स्ट राउंड कब हो रहा है ये इन्हीं दोनों शख्सियात से, अचकज़ई साहब से और पीटीआई के सीनियर लीडर से? नहीं देखें, नेक्स्ट राउंड की क्या बात है, महमूद खान अचकज़ई साहब से भी और असद कैसर साहब से भी, गौहर खान साहब से भी, अपना आमर डोगर साहब से भी, इनसे हमारा ऑफ एंड ऑन टेलीफोन पे भी रब्ता रहता है। स्पीकर साहब जो है वो उनके साथ मुलाकात जो है वो होती रहती है। तो इसमें तो राब्ते में तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई को या इन दोस्तों को जो है वो ठीक है, खान साहब की मुलाकात एक इनके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, होना चाहिए। उनकी सज़ाएं, उनकी रिहाई, उनके मुकदमात, उनको भी ठीक है, अपनी जगह पे ये लड़ें, लेकिन सियासत भी तो करें ना। कौमी असम्बली में आप बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, पंजाब में आप बड़ी तादाद में बैठे हैं और केपीके में आपकी हुकूमत है,
वहाँ पे आप हुकूमत करें, वो भी नहीं आप कर रहे। पंजाब में आप अपोजिशन करें, कौमी असम्बली में अपोजिशन करें, सेनेट में करें, वो भी नहीं आप कर रहे। तो मामला ये है कि आप केस को अपनी जगह पे ज़रूर लड़ें आप, और इसी तरह से लड़ें, लेकिन आप सियासत भी करें, तो फिर ही जो है वो सियासी तौर पे बाकी सब राणा साहब बातें सही कह रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में वो आपकी तरफ ज़्यादा इस वक्त उनका रुझान है, टिल्ट ज़्यादा आपकी तरफ है जो वो मशवरे दे रहे हैं। वो कहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम रहें, लेकिन साथ सियासत भी तो करें, रास्ता तभी निकलेगा। मलिक साहब, एक बहुत बड़ी आयरनी है वो हमारे साथ है। पीटीआई को हर चीज़ आती है, हमें सियासत नहीं आती। आप इसे हमारा फेलियर समझ लें, हमारी लैकिंग समझ लें, इंसैनिटी समझ लें, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, बचपना समझ लें, हमें सियासत नहीं आती। हमने इश्क किया अपने लीडर से और उसने इश्क किया इस मट्टी से। समहाउ वो भी इसकी कीमत अदा कर रहा है और हम भी इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। समहाउ अगर हम थोड़े से ज़्यादा पॉलिटिकल सेन होते एज़ पर राणा साहब है, शायद और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंड है। हमसे कई लोग कहते हैं जी आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी आपसे हाथ मिलाना चाहती, क्यों नहीं मिला? जब आपके जनरल इलेक्शन पीपल्स पार्टी हाथ मिलाना चाहती है, आप हुकूमत एजेके में क्या कर रहे हैं आप? आज अभी इसी वक्त पार्टी ने फैसला किया है कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है और वहाँ पे जिस तरीके से कश्मीरियों के हकूक़ को रोना जा रहा है, रावलाकोट में हज़ारों इस वक्त कश्मीरी वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, जिसकी पंजाब से रसद भी बंद है। हमने प्रिंसिपली फैसला किया है हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो उसका बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करें? हम जनरल इलेक्शन, पीटीआई आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, टोटल बाइकआउट करेंगे जी वहाँ से। सर ये एक अदर गलत डिसीजन है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सियासत में इलेक्शन में रहना इज़ इंटेलिजेंट डिसीजन। सियासत छोड़ के मैदान पीछे हट जाना इज़ नॉट वेरी प्रूडेंट डिसीजन। गिलगित का इलेक्शन हमने लड़के देख लिया, इस निज़ाम के साथ लड़के देख लिया। ना तो हमारी वहाँ पे टिकट थी, ना हमारे कैंडिडेट्स थे, ना हमारी लीडरशिप पहुँची, और आखिर में जो 2-4 पहुँचे थे, जिस तरह उनके साथ जो रवैया रखा गया वही कुछ होना था। लेकिन कश्मीर इज़ डिफरेंट। जो कुछ कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, देखिए रावलाकोट इज़ अ बिग थिंग, और जो मीडिया की जिस तरह हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई पता नहीं वहाँ पर हो क्या रहा है। अगर इस जगह पर हम उनके साथ नहीं खड़े होते, जो उनके पोलिटिकली सही राइट भी हो सकते हैं, बात की जा सकती आप इलेक्शन लड़के भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। कौन कहते हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं इस वक्त? वहाँ पे जो मेन जो कश्मीर की जो नुमाइंदा जमात हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया इस वक्त। किस मेन नुमाइंदा जमात ने बाइकआउट? जो इस वक्त वहाँ पे जो एक्शन कमेटी, उन्होंने भी एक्शन कमेटी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। सो वहाँ पे जो लोग हैं जो समझते हैं एक्शन कमेटी के किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बट एक्शन कमेटी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए कैसे रिप्रेजेंटेटिव? दे आर नॉट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। नहीं है तो उनके क्या राइट? जो चीज उन्होंने डिमांड्स आपके सामने रखी है, क्या वो गलत थी? उनसे बात की जा सकती है। सारा कुछ ही सही होगा, वो बंदे भी सारे अच्छे होंगे, बट दे आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। आप रिप्रेजेंटेटिव पार्टी कैसे कह सकते हैं? सो वो जो हजारों लाखों लोग जो वहाँ पे इधर उधर इस वक्त दर बदर खा रहे हैं, जिनको ना खाना मिल रहा है ना कोई चीज, आप उनके लिए बात करिए ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाइए अपना। दिस इज द थिंग। और आपके ख्याल में हम इलेक्शन लड़के वहाँ पे आजाद के मिनिस्टर बना के पहुंच के उनकी जो डिमांड पूरा कर सकते हैं, जितना हमने जाके आवाज उठा सकते हैं। मलिक साहब हमने ये गिलगित में करके देख लिया। डू यू थिंक कि गिलगित इमरान खान फेवरेट नहीं था? ही वाज नॉट पॉपुलर। वहाँ पीपल्स पार्टी पॉपुलर थी, जिसमें सिंध में इतना बड़ा को तीर मारा था कि सारा जाके गिलगित जीत गए। हर बंदे को हर चीज समझ लगती है। यहाँ पे जिसने जीता है वो पहले फैसले हो चुके होते हैं। सो आई एम श्योर कि एजे के नसीब का फैसला पहले हो चुका होगा। वो किसको मिलना है एजे के? मुझे क्या अंदाजा, आई एम नॉट, वो तो ऑब्वियसली राणा साहब और पीपल्स पार्टी बता सकती है कि आपस में जो बांट हुई है उसमें अल्टीमेटली इसकी तकदीर का फैसला किसने करना है। अच्छा, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे फिर राणा साहब पे पहुंचे। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो ने ख़बर दी है कि जो गुज़श्ता माली साल था उसमें 30 अरब डॉलर की बरामदात हुई हैं। जो टारगेट था वो 35 अरब डॉलर था, तो टारगेट से हम कोसों दूर हैं। पिछले साल जो इससे पिछला साल था उससे भी ये 5-6% नीचे गिर गई हैं। इंपोर्ट्स जो हैं वो 70 अरब डॉलर की हैं, तो 40 अरब डॉलर के करीब का खसारा है। और ये इंस्टेबिलिटी, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये कॉस्ट जो है हम कंटिन्यूसली इनकर करते रहेंगे। 11% महंगाई है जून के महीने की, इन्फ्लेशन की जो शरह, और आपका तजारती खसारा ऊपर चल गया। 16% जून के महीने में एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे गिर गई हैं। तो जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस अपना रास्ता दुरुस्त नहीं करेंगी, इकॉनमी के अंदर संभाला नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह साहब एजेके के अंदर वो कहते हैं कि हम इंतखाबात का बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि जीबी में हमने हिस्सा लेके देख लिया था, कुछ नहीं मिला। तो अब वो कहते हैं हम तो एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। आप कर रद्द अमल सर। तो फिर क्या आने वाले हर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? तो अगर ये सियासत है तो फिर ठीक है,
लेकिन पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया था इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दी, हाई कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई, हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला किया और गालबन दूसरी साइड से लोग अपील में गए हुए थे। तो इन्हें वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, और अगर हिस्सा लेने का इरादा नहीं है या ये समझते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कम से कम वहाँ पे जो सूरत हाल है उसका इन्हें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और उस सूरत हाल में कोई बेहतरी की अगर कोई कोशिश हो रही है तो उसका इनको हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल जिस तरह से यानी कुछ लोग बयान कर रहे हैं वो सूरत हाल वहाँ पे इस तरह से है नहीं। और आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक बड़ा हसास मामला है, तो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि हमें पाकिस्तान की सियासत को वहाँ पे जो है वो लेके नहीं जाना चाहिए। तो राना साहब, आप इंगेज करना चाहेंगे पीटीआई के लीडरशिप को? आपको मेरे ख्याल में रब्ता करना चाहिए ताकि इनसे बात कर सकें कि बाइकआउट तो एक गैर सियासी सोच है, इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। जी, ये तो इन्होंने मेरा ख्याल है कि यानी कल जो है वो इलेक्शन सिंबल्स के ये अलॉटमेंट का टाइम है और आज इन्होंने जो है वो बाइकआउट कर दिया है। अब इसमें कितना टाइम मिलेगा इनके साथ बात करने या एंगेज करने का, ये आप बेहतर समझते हैं। सर फ़ोन उठाइए, बैरिस्टर गौर को कॉल में लाइए, कितने 5 मिनट लगेंगे, अभी बात हो जाएगी। चलें ठीक है, अगर आपका ये मशवरा है तो इस पे अमल कर लेते हैं। मेरा बपी साहब सियासी तरीका तो यही है, बाकी आप लोग सियासतदान हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो सवाल पूछने वाला बंदा हूँ। राना साहब ने 3 चीज़ें कि मैं तीनों का जवाब देता हूँ। उन्होंने क्या हर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? हाँ, उस हर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे जिसका फैसला इलेक्शन से पहले हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या आज़ाद कश्मीर में हम रजिस्टर्ड नहीं थे? हम गिलगित में तो रजिस्टर्ड थे, हम पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड थे। क्या हमें सिंबल अलॉट होकर हमारे उम्मीदवारों को पीटीआई पे लड़ने दिया था? बल्कि जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंटली जीत के आए थे उनको का पीटीआई हिस्सा बनने का इजाज़त दी गई थी। सो ये दूसरा सवाल। तीसरी चीज़, हम कश्मीर में किसी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को गैर मुस्तक़बिल उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने उनकी किसी ऐसी दहशतगर्द या ऐसी कोई सोच जिसमें कहीं ना कहीं एट्रॉसिटी हो, हम उसका हिस्सा नहीं बने। हम उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। अलामा राजा नासिर साहब और अचक ज़ई साहब जब आज से 3 दिन पहले जाना चाह रहे थे और जिस तरीके से एसएचओ भारकू ने अलामा नासिर के साथ बदतमीजी की और वो गाड़ी से उतार कर यहाँ से पीछे निकल जाओ, ये वो तरीका था कि जहाँ हम अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे कि हम बैठ के कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बना देते हैं। लेट्स सी, ये पाकिस्तान का इशू है, बहुत इंटरनेशनली आउट ऑफ द वे जा सकता था। वो 2 बुजुर्ग भेजे थे, उनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया। ये हमारे साथ होता है। सो यस, ये जो हम पॉलिटिकली, मैंने जैसे कहा, हम पॉलिटिकली सेम नहीं है, लेकिन हम इश्क करते हैं इस मिट्टी से, उसमें हम जाते ज़रूर हैं। आगे जो इनकी तरफ से रिजल्ट आता है उसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। राना साहब, ये जीबी के इलेक्शन में भी आप इनके बंदों को कभी फ़्लाइट कैंसिल करवा देते थे, कभी रस्तों से रोक देते थे, कभी एसएचओ कोई थानेदार आता था वो कहता था सलमान अकरम राजा साहब वापस जाओ, आपको आने की इजाज़त नहीं है। तो ये बातें अभी इन्होंने अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास का जिक्र किया, तो इस तरीक़ाकार से तो आपको गुरेज करना चाहिए, तो दुरुस्त रवश नहीं है। नहीं, जीबी के इलेक्शन में जो है वो इनके सभी, ये पहले मेरा ख्याल है कि एक दिन ये वाक़या हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जब इन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद हम खुद देखते रहे हैं, गौर खान साहब और बाकी इनके जो दोस्त गए हुए थे वहाँ पे वो पूरी अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन करते रहे हैं और लोगों को मालूम था कि कौन से लोग जो हैं वो बैक बाय पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और उनमें से 2 साहिबान जो है वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट ही अब तक जो लोग शामिल हुए हैं आईपीपी के साथ, उनमें वो 2 साहिबान जो है वो शामिल नहीं है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो धरने में जाना चाहते थे, वहाँ धरने में जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को वहाँ पे जाके फर्दर प्रमोट करना या उसको जो है वो एक्सकलेट करना ये मुनासिब नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने जो एक रब्ता किया था और मौलाना फजल रहमान ने उनको
ये कंडीशन रखी थी कि आप इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को जो है वो कॉल ऑफ कर दें, तो फिर मैं इस मामले में हुकूमत के साथ बात करके तो आपके साथ जो है, जो आपके जो मुतालबात हैं या जो आपकी जायज़ जो है वो शराइत हैं, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से वादा करने के बावजूद उन्होंने उस धरने को या अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ नहीं किया। वो अभी तक भी वहाँ पे रावला कोट में एक ईदगाह का मैदान है, वहाँ पे कोई जो है वो 1500-2000 की तादाद में जो है वो मौजूद है। कभी तादाद कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पे वो यानी प्रोटेस्ट की नीयत से जो है वो धरने और लॉन्ग मार्च की नीयत से बैठे हैं। वहाँ पे कोई उनका कोई पुरअमन कोई सियासी मुजाहरा नहीं हो रहा, ना वो कोई सियासी जमात है। तो वहाँ पे उनको जाके वहाँ पे प्रमोट करना और उनको जो है वो इस तरह से जो है वो पैम्पर करना जो है ना, ये मुनासिब नहीं था। इसलिए इनको जो भी साहिबान गए थे उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है रिक्वेस्ट की गई कि आप वहाँ पे ना जाएं, तो इसलिए उनको इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर रोका गया। राना साहब ये कहते हैं कि जीबी और एजेके का फिक्स्ड मैच है, पहले ही पता है कि किसने जीतना है, तो एजेके में किसने जीतना है, आपकी बारी है या पीपल्स पार्टी की बारी है? देखिए जी, जीबी में मलिक साहब, आप उस इलेक्शन का अगर आपके कोई सहाफ़ी भाई वहाँ पे ज़रूर गए होंगे, आप उनसे पूछ लें। वहाँ पे जो है वो क्रेडिबल और पॉसिबल हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे 50-50 वोटों से लोग जीते हारे हैं। 100 वोट से जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग भी हारे हैं, हमारे लोग भी जो है वो हारे हैं। और सर हमारे रिपोर्टर कहते हैं एजेके में इस वक्त नून की बारी है इस दफ़ा, ये बात सही है? नहीं, एजेके में देखें हिस्सा तो वहाँ पे जो है वो, सर अगर नून की बारी नहीं है तो आप कहते नहीं हमारी बारी नहीं, आपने कहते कहते रुक गए। जीबी की तर्ज के ऊपर जो है वो हिस्सा लेती तो लेती, लेकिन वहाँ पे इस वक्त 3 पार्टी जो हैं वो यानी ज़्यादा कैंडिडेट के साथ जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, आईपीपी है, अपना जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है। तो ये पार्टी जो है इनके मुतअद्दिद हलकों में मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के तो शायद पूरे तमाम हलकों में उम्मीदवार हैं। हमारे 33 के 33 हलकों में भी उम्मीदवार हैं। जो पाकिस्तान में सीटें हैं उनमें भी 12 में से 11। आप पूरी उम्मीद हैं सर राना साहब नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए या नहीं है? नहीं, देखें जी, अगर इलेक्शन में कामयाब हुए, अगर हमारा नंबर ज़्यादा हुआ तो ज़रूर बनाएंगे हुकूमत। चले बेस्ट विशेज़ है सर मेरी आपके लिए। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।